हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारेंगे और हमारी जिंदगियों में अंधेरों को निकाल कर एक नए उजालों को लाएंगे। तो नेहरू ने कभी हमसे इन्हीं वादों के साथ हमारा ताउन तलब किया तो हमने नेहरू का साथ दिया। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने आवाज दी तो हमने लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद हमने इंदिरा गांधी का भी साथ दिया। इंदिरा गांधी के बाद हमने राजीव गांधी का भी साथ दिया। राजीव गांधी के बाद हमने वीपी सिंह का भी साथ दिया। हमने चंद्रशेखर का भी साथ दिया और फिर इंदिरा कुमार गुजराल या देवे गौड़ा का भी साथ दिया। फिर उसके बाद सोनिया गांधी अपने घर से निकलकर सियासी मैदान में आई तो हमने सोनिया गांधी के आवाज पर भी लब्बैक कहा। हम बाबरी मस्जिद के उस जख्म को, उस शहादत के गुस्से को भी भूलकर हमने कांग्रेस के साथ जब नहीं दिया था, लेकिन सोनिया गांधी आई तो हमने बाबरी मस्जिद के गम को भी भुलाकर उस औरत का भी साथ दिया। हमने सबका साथ दिया इस तवक्को के साथ कि हमारे जिंदगियों में तब्दीली आएगी। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल मिलेंगे, हमारे बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने होंगे, हमारे बस्तियों में साफ सुथरा पानी मिलेगा, हमारे बच्चों को कारोबार करने के लिए बैंक से कर्जे मिलेंगे। लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। और आज बताइए कि अगर हम गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट को भी देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अकलियत से ताल्लुक रखने वाला मुसलमान है। सच्चर कमेटी आई, मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ। रंगनाथ मिश्रा कमेटी आई तो मुसलमान पिछड़ा हुआ। कुंडू कमेटी आई तो मुसलमान सबसे आखिर में, सबसे पीछे। महमूदुर रहमान कमेटी महाराष्ट्र के मुसलमानों के हालात जिंदगी पर रोशनी डालने के लिए बनाई गई तो महमूदुर रहमान कमेटी ने भी कहा कि सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम सबसे पीछे क्यों है, आखिर हम सबसे आखिर में क्यों है, आखिर हमको नौकरियां क्यों नहीं मिलती, आखिर हमको तालीम में मौका क्यों नहीं मिलता। ये एक सवाल है जिसका जवाब लिए मैं आपके दरमियान में आया हूँ। मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ तो मैं मजहब की सियासत करने के लिए नहीं खड़ा हूँ या मजहब के नाम पर वोट मांगने के लिए नहीं खड़ा हूँ, बल्कि मैं मजहब के नाम पर 70 वर्ष से जो मेरी नाइंसाफी हुई, मेरी हक तलफी हुई, मेरे हक से मुझे महरूम किया गया, 70 वर्ष में 50,000 फिसादात के जरिए जो मुझे लूटा गया, मुझे जो काटा गया, मुझे जो जलाया गया, उसका हक और उस नाइंसाफी पर आवाज उठाने के लिए आपके दरमियान में आया। हम कोई दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। हिंदुस्तान के दस्तूर में हिंदू को भी वही हक दिया है जो हक मुसलमान को भी दिया गया है, वही हक सिख को भी दिया गया है, वही हक ईसाई व पारसी को दिया गया है। इस मुल्क में कोई अव्वल दर्जे का शहरी नहीं है, हर कोई नंबर 1 सिटीजन है इस मुल्क का। लेकिन अफसोस तो यह बात का है कि नरेंद्र मोदी अव्वल दर्जे का सिटीजन और अकबर ओवैसी दूसरे दर्जे का सिटीजन हो गया। यही तो शिकायत है। ये मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना इस मुल्क पर अकबर ओवैसी का हक है। ये मुल्क जितना सबका है उतना मेरा भी है। ये मुल्क सिर्फ उनका नहीं है, ये मुल्क मेरा भी है। इस मुल्क पर सिर्फ
उनका हक नहीं, हमारा भी हक है। और उसी हक को मांगने के लिए हम आए हैं। और अगर आए हैं तो खुदा की कसम कोई ठीक का कटोरा लेके नहीं मांगेंगे। हम भिखारी नहीं है, हम अपने हक को छीनेंगे। अगर कोई नहीं देता है तो हासिल करेंगे। और अगर हक को हासिल करना है, अपनी नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना है, अपने ऊपर हुए जुल्म पर आवाज उठाना है, तो तुमको चाहिए सबसे पहले तो वो ये है कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत करो। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो हमारा इंतशार। एक भाई इधर जाता है तो दूसरा भाई इधर जाता है, तीसरा भाई इधर जाता है, चौथा भाई उधर जाता है, पांचवा इधर, छठवां इधर, सातवां उधर, आठवां इधर। बहरहाल 50 रास्तों पे 50 निकल जाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि हम कमजोर हो गए, बेआवाज हो गए और कोई हमारा पुरसाने हाल लेने वाला नहीं रहा। आप बताइए कि आज नरेंद्र मोदी इस मुल्क का वजीर आजम बनता है तो कितने फीसद वोट लेकर वजीर आजम बनता है? 31%, 31% वोट मिले बीजेपी को और नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन गए। तो 31% को अगर हम वोट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटरनेट होगा ना आप सबके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर जाकर देखिए कि 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कितने वोट मिले बीजेपी को। आपको सुन के हैरत होगी कि 31% वोट 17 करोड़ वोट होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं यहां ठहरे इस मजमे से, मेरे भाइयों से, वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन सकता है तो इस मुल्क में तुम्हारी आबादी कितनी है बताओ मेरे भाई? कितनी है? जोर से बोलो। तो गौर करो, वो 17 करोड़ लेकर वजीर आजम बन सकता है और हम इतनी बड़ी तादाद रखने के बाद भी महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान को पार्लियामेंट नहीं भेज सकते क्या? अरे गौर करो, ना महाराष्ट्र से भेज सके, ना यूपी से भेज सके, ना कर्नाटक से भेज सके, कहीं से नहीं भेज सके। तो क्यों? हमारे पास इंतशार है, इत्तेहाद नहीं। गैरों पे तनकीद करने से पहले सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो मेरे भाई। आज हम बिखरे हुए हैं, इस वजह से हमारी अहमियत घटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अगर हम एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लेंगे तो खुदा की कसम फिर से तुम्हारी अजमत बहाल हो जाएगी, तुम्हारा वकार हासिल हो जाएगा। अपने सर माफ करना, नौजवानों के जज्बातों की कदर करता हूं, 1000 सलाम करता हूं, लेकिन याद रखो जज्बाती नारों से, जज्बाती तकारीर से हमारे मसाइल हल नहीं होते, अमल से होते हैं। आज हमको जज्बात की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है तो होश के साथ अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना होगा हमको। आज अगर हम इन हालात में सिर्फ नारेबाजी या जज्बाती तकारीर करते रहेंगे तो फिर तबाही और बर्बादी हमारा मुस्तकबिल बन जाएगी। आज हमको इस बात पे गौर और फिक्र करना है कि इस मुल्क में मायावती किसी की आवाज है तो मुलायम सिंह किसी की आवाज है, अखिलेश किसी की आवाज है तो लालू प्रसाद किसी की आवाज है, तो ठाकरे किसी की आवाज है तो पवार किसी की आवाज है। अरे हर एक की आवाज है।
तो हमारी आवाज कहां है? आज हम अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपने हक के लिए अपनों के साथ मिलकर लड़ने की आज जो एक अज़्म व इरादा पैदा करे हैं, ये आज इनको पूरा दिखता है। आज मुल्क दो हिस्सों में सियासी हिसाब से तकसीम हो गया। एक कहता है हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, तो दूसरे कहते हैं सेक्युलरिज्म और हम सेक्युलरिज्म के मुहाफिज हैं। कांग्रेस एनसीपी, मैं पूछना चाहता, कांग्रेस एनसीपी समाजवादी, इन लोगों ने क्या दिया हमको? आज क्या है बताइए? महाराष्ट्र का बजट कितना है? कांग्रेस एनसीपी के दौर में आखिरी इलेक्शन के साल में 280 करोड़ का बजट, जुमला 334 कस्टोडियल डेथ हुई महाराष्ट्र में, जिसमें से 224 मुस्लिम और दलित बच्चे थे जो कस्टोडियल डेथ में मारे गए। उर्दू मीडियम के स्कूल 4,900, 500 स्कूलों में लाइट नहीं है, तो 1,290 स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, तो सिर्फ 334 स्कूलों में कंप्यूटर है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस के दौर में आपको सुनकर हैरत होगी कि एनसीपी और कांग्रेस के दौर में 15 बरस में पूरे महाराष्ट्र में 1,198 फिरका वाराना फिसादात हुए। 200 मुस्लिम बच्चों को कांग्रेस एनसीपी के दौर में गिरफ्तार किया गया। मालेगांव के धमाके में 2-2 मर्तबा मालेगांव में धमाका हुआ, गिरफ्तार किया गया। क्या कोई आवाज नहीं है इन अमवात को उठने के लिए? क्या कोई आवाज नहीं है? बेकसूर बच्चों को जेलों में डाला जा रहा है, इस पर आवाज उठाने के लिए क्या कोई आवाज नहीं है? कस्टोडियल डेथ पे आवाज उठाने के लिए? अरे ये कांग्रेस और एनसीपी वाले सिर्फ हमारे वोटों को हासिल करके इख्तिदार पे बैठते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जब मरते हैं तो ये जबान नहीं खोलते। हमारे बच्चे जब जेलों में जाते हैं तो इनकी जबान नहीं खुलती। इसी वजह से आज मजलिस आई है। आप क्यों आए हैं यहां पर? इसलिए आए हैं कि आपको मुझसे उम्मीद है, मुझसे आस है कि कोई हमारी आवाज नहीं उठाया, कम से कम ये लोग तो उठाएंगे ना, इसलिए तो आप आए हैं। नहीं मेरे भाई, ये नारा ना लगाओ, ना मैं शेर हूं, ना शेर बनना है मुझे। मैं महाराष्ट्र को आया हूं तो महाराष्ट्र के मेरे भाइयों में से शेर बनाने आया हूं, तुमको बनाने आया हूं शेर। बनना है शेर, बनना है शेर। आसान तरकीबें नौजवानों, नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान तर्जुमे से पढ़ लो, यतीमों की मदद करो, बेसहाराओं को सहारा दो। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करो। मसाजिदें आबाद हो जाएंगी, कुरान की तिलावत कसरत से होगी, तो खुदा की कसम इस चीता कैंप में शेरों के साथ साथ नए चीते भी पैदा हो जाएंगे। ये है, आज हम आए हैं तो इज्जत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, बल्कि आए हैं तो सिर्फ आपके हक के लिए लड़ने के लिए आए, आपको आपका हक दिलाने के लिए आए हैं। क्या हाल है, क्या हाल है महाराष्ट्र स्टेट का? अरे न सिर्फ यहां का क्या हाल है, चीता कैंप, गोवंडी, ये पूरे इलाके का क्या आलम है? पूरे मुंबई में 89% अगर लिटरेसी रेट है कि तालीम याफ्ता लोग 90% पूरे मुंबई में है, तो चीता कैंप में तालीम याफ्ता लोगों का तनासुब सिर्फ 25% है। क्यों है? अरे आप बताइए। यही बात तो हम
पूछने आए हैं। यहां गोवंडी शिवाजी नगर के 44% बच्चे अंडरवेट हैं, 44% बच्चे अंडरवेट हैं। यहां के 88%, करीब 90% हामिला जो खवातीन हैं उनके पास खून की कमी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? रफीक नगर, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर में हैजा, डेंगू, मलेरिया, इरफान के अलावा टीबी के बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है और यहाँ की आबादी करीब 8 लाख की आबादी है। क्या ये काम नहीं था कांग्रेस का, एनसीपी का? कितने स्कूल है बताइए? अरे आप बताइए, आपके पास कितने स्कूल हैं? हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं। 2 कोऑपरेटिव बैंक है, एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से, नेशनलाइज्ड बैंक भी नहीं है। और एक बात बताऊं, ये चीता कैंप रफीक नगर गोवंडी के इलाके में 55% लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। सही है ना? क्या मैं गलत कह रहा हूं? बोलिए। क्या यहां पे लोग नहीं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है? तो आप बताइए ये क्या नाइंसाफी है? अरे राशन कार्ड नहीं, स्कूल नहीं, दवाखाना नहीं, खाने को खाना नहीं। अरे रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में लिखा गया कि रफीक नगर गोवंडी चीता कैंप में कई घर ऐसे हैं जिन घरों में दिन में एक मर्तबा भी चूल्हा नहीं जलता। अरे यहां पे लोग क्या खाते हैं? जब देखे, हिसाब करें तो यहां पे पत्ते खाते हैं। सिर्फ 18% लोगों को दूध और चिकन मिल रहा है और मटन तो सिर्फ ये चीता कैंप गोवंडी के लोग सिर्फ 7.5% लोग मटन खाते हैं। हाँ बताइए, क्या हमारे नसीब में गुर्बत है? क्या हमारे नसीब में भूख है? क्या प्यास है? प्यास से याद आता, अरे आप बताइए, पीने का पानी तक मयस्सर नहीं है इस इलाके में। क्या गलत है? क्या हुकूमत साफ पानी नहीं पिला सकती? क्यों नहीं पिला रही है? क्या ये इसलिए कि यह हमारी बस्ती है, यहां पे रहने वाले हम हैं? अरे यही बात है, यही शिकवा है, यही शिकायत है मुझे कि मेरी बस्तियों को नजरअंदाज किया गया। मेरी माँ और बहन जो हामिला है वो खून की कमी से मरते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे बच्चे आज कमजोर हो रहे हैं लेकिन कोई नहीं है पूछने वाला। कितने बैंक अकाउंट्स हैं? क्या आप सबके बैंक अकाउंट्स है? रिपोर्ट में आया कि चीता कैंप गोवंडी, रफीक नगर, ये शिवाजी नगर के इलाके में करीब 65% लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं। कितना खर्च मिला आपको मालूम? महाराष्ट्र में 6% से भी कम मुसलमानों को खर्च दिया गया। ग्रेजुएट बच्चे 100 ग्रेजुएट निकलते हैं तो उसमें 2.5% 100 में से 2.5 मुसलमान। 100 लड़कियां ग्रेजुएट निकलती है तो उनमें से सिर्फ 1.4%, 1.5% भी नहीं है लड़कियां ग्रेजुएट निकलती। उर्दू मीडियम स्कूल बंद है, प्राइमरी स्कूल है तो अपग्रेड नहीं होती। आप बताइए, ये सारे मसाइल को लेकर हम आते हैं और हम बोलते हैं तो कहते हैं कि ये सेक्युलर वोटों की तकसीम को आए थे। अरे हम सेक्युलर वोटों की तकसीम के लिए नहीं आए हैं। सेक्युलरिज्म 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 की इबादत के नाम पर जो हमारा इस्तेसाल हुआ, हमारा इस्तेमाल हुआ, हमारे वोटों के जरिए इख्तियार पे बैठकर हमारे साथ नाइंसाफी करे हैं, हम उसका हिसाब तलब करने आए हैं। ये कांग्रेस की और एनसीपी और समाजवादियों से क्या किया? क्यों हमारे बस्तियों में तरक्की नहीं होती? तालीम के क्या है मसाइल? तालीम के लिए कुछ भी नहीं, कोई मौके नहीं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 10 लाख एप्लीकेशन आते हैं तो 3 लाख एप्लीकेशन को मिलता है। पोस्ट मैट्रिक मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप कुछ भी नहीं है।
क्या मिली यहां किसी को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप? आज हम इन्हीं बातों को, इन्हीं मसाइल को उठाकर लेकर आपके सामने आए हैं। और मैं समझता हूं कि ये चीता कैंप गोवंडी, रफीक नगर, शिवाजी नगर में और 25 मदरसे स्कूल की जरूरत है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये 25 मदरसे कायम करने की जिद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे आपके इलाकों में स्कूल। हमारे एमएलए हैं, हमारे एमएलए हैं महाराष्ट्र असेंबली में इम्तियाज जलील और वारिस पठान, हम मुतालबा करेंगे असेंबली में कि गोवंडी, चीता कैंप, शिवाजी नगर, ये रफीक नगर की तरक्की के लिए फिलहाल कम से कम 1000 करोड़ का डेवलपमेंट का पैकेज लाया हुआ है। आज ये काम होना है। अगर ये काम नहीं होगा तो फिर किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? आप खुद गौर कीजिए, ये कई मसाइल हैं जिन मसाइल को लेकर हम आए हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि अकबर साहब आप एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी सब पे तनकीद कर रहे हैं, आपने क्या किया? आएगा सवाल लोगों के जहन में। अरे भाई, मैं जिस रियासत से आया हूं, यहां पर 280 करोड़ का बजट था एनसीपी कांग्रेस के दौर में, और माइनॉरिटीज 12% महाराष्ट्र में, 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान और दीगर सब माइनॉरिटीज को मिला लें तो 3 करोड़ माइनॉरिटीज महाराष्ट्र में, उनका बजट 280 करोड़। और मैं जिस रियासत से आया हूं, उस रियासत में मुसलमान 44 लाख, कितने? 44 लाख, और दूसरे क्रिश्चियन, पारसी सबको मिला ले तो पूरे माइनॉरिटी 60 लाख। यहां पे 280 का बजट, और मेरे स्टेट में कितना मालूम आपको? 1200 करोड़ का बजट है माइनॉरिटी और मुसलमानों का। क्या कांग्रेस ने दिया ऐसा? 200 माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में हमारे स्टेट में, तेलंगाना में, और वो स्टेट में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहली से लेकर 10वीं तक बच्चे वहां पर रहते हैं, खाते हैं, कपड़े हैं, सब किताबें फ्री है, टीचर है, सब कुछ बच्चों को लाना है, छोड़ देना। वहीं पर असेंबली में मैं ठहर कर कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप हमारे बच्चों को स्कूल में ला रहे हैं, ये लोग दुनियावी तालीम तो हासिल कर रहे हैं, दीनी तालीम का कैसा? तो बोले अकबर साहब आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा हर मदरसे में दीनी तालीम भी होनी चाहिए, एक मौलवी साहब होना चाहिए। तो कहा कि बिल्कुल हो। क्या ऐसा काम आपके पास हुआ? क्या कुछ ऐसा करे कांग्रेस एनसीपी वाले? आपको बताऊं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जितने भी दरखास्तें आते हैं सबको मिलते हैं हमारे पास, और सबको मिलते हैं तो कितने मिलते हैं आप सुन के हैरत करेंगे। एससी और एसटी को जितने सहूलतें, जितने मराहत, जितने बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स तेलंगाना में मुसलमानों को मिलते हैं हुकूमत की तरफ। हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं। अगर कोई लड़का, कोई लड़की हमारी डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, अगर एमबीए, एमसीए, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, लॉ कुछ भी करना चाहे तो वो सर्टिफिकेट लेकर किसी भी कॉलेज में चले जाए। अगर किसी कॉलेज की फीस 2 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, 70,000 है, कुछ भी है, सर्टिफिकेट ले जाए, दाखिला मिल जाता है, और सारी की सारी फीस 480 करोड़ रुपया फीस वो बच्चों का हमारी हुकूमत अदा करती है। क्या ऐसा काम कुछ हुआ आपके पास? क्या कांग्रेस एनसीपी वाले करे? अरे ये सिर्फ आपके वोट लेते रहे और वोटों के जरिए इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठते रहे, लेकिन काम कुछ नहीं किया।
अरे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास अगर कोई लड़का या लड़की ग्रेजुएशन कर लेती है, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहती है, मास्टर्स, नौजवान जानते होंगे मास्टर्स के लिए अगर कोई लड़का या लड़की यूके जाना चाहती है, यूएसए जाना चाहती है, लंदन जाना चाहती है, अमेरिका जाना चाहती है, स्कॉटलैंड जाना चाहते हैं, आयरलैंड जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, दुनिया में कहीं पर भी जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, आईएलटीएस का एग्जाम पास कर ले, दाखिले का लेटर आ गया, वो लेटर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के माइनॉरिटी वेलफेयर में दाखिल करते हैं। दाखिल करने के बाद प्लेन का किराया, रहने का खर्चा और 20 लाख रुपया उस बच्चे और बच्ची को लंदन अमेरिका में पढ़ने के लिए हुकूमत देती है। क्या ऐसा आपके पास कुछ हुआ? क्या कांग्रेसियों, एनसीपी और ये समाजवादियों ने दिया ऐसा कुछ? सिर्फ वोट के भिखारी बनकर हमारे दरवाजों पे वोटों की भीख मांगने के लिए फकीर आ जाते हैं, लेकिन हमारी गुर्बत को खत्म नहीं करते। हुकूमत से हमने ये करवाया। अब एक अनीसुल गुरबा नामी हैदराबाद में एक यतीम खाना है, गुरबाओं का मरकज है, 50 करोड़ से इमारत बन गई, फलकनुमा कैंपस है, वहां पे 50 करोड़ से स्कूल, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और एक स्कूल और कॉलेज, जूनियर और डिग्री मेरे हल्के में बन रहे हैं। चारों तरफ काम हो रहा है, यहां क्यों नहीं होगा? और काफी जायदादें पूरे बेच के खा गए ये कांग्रेस और एनसीपी वाले, पूरे एनओसीयां दे दिए। अंबानी का घर किसकी जमीन पर है? और काफी जमीन वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए वक्फ किया गया, अल्लाह की जमीन को बेच दिए ये बेईमान लोग। मौकूफा जायदाद आपकी, मेरी, किसी की नहीं है। मौकूफा जायदाद अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत को बेचते हुए इनको डर नहीं लगा, अल्लाह की अमानत को बेचते हुए इनको कोई खौफ नहीं आया, अल्लाह की अमानत को बेचते हुए इनको शर्म नहीं आई। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग हैं ये लोग, कैसे लोग हैं। मुंबई शहर के कोतवाली का दफ्तर भी वक्फ आराजी पर है। आप बताइए, अगर मेरा घर या आपकी दुकान में कोई और आके बैठ जाए तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? पुलिस के पास जाते, सही है ना? पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस में कंप्लेंट देते हैं कि भाई मेरे दुकान, मेरे घर पे ये आदमी घुस गया, कब्जा कर लिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब मौकूफा और वक्फ की जमीन पर पुलिस का ही दफ्तर है तो मैं कहां जाऊं? बताओ बताइए, मैं कहां जाऊं? मैं मुंबई के कोतवाल से अपील करता हूं कि एतमाद बहाल होगा, मुंबई का मुसलमान खुश होगा, फौरन आप अपने दफ्तर को खाली कर दिए, वक्फ बोर्ड के हवाले वो कोतवाली को कर दीजिए। सही है ना? आप बताइए, 70 प्रॉपर्टीज को कांग्रेस एनसीपी वालों ने अपने दौर में एनओसी दिया पूरे मुंबई में। वो पूरी प्रॉपर्टी अगर देख लें तो बहुत ज्यादा, 1200 जायदादें हैं वक्फ की मुंबई शहर में। और फिर दूसरा एक कमिश्नर सर्वे करे तो 1500 प्रॉपर्टीज आए, लेकिन उसके बाद वक्त सर्वे वाले जाकर देखे तो ना 1200 है ना 1500 है, सिर्फ 500 बचे हुए हैं। और 76 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जहां पे सरकारी दफातर हैं जो वक्त की प्रॉपर्टी। अरे मैं तो ये कहूंगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको किसी की पैसे की मदद की जरूरत नहीं है,
हमको हमारे जमीन दे दो जो हमारे बड़ों ने हमारे लिए वक्त किया था। हम उस जमीन पर ही हमारे बच्चों के लिए मदरसे बना लेंगे, दवाखाने बना लेंगे, ट्रेनिंग सेंटर बना लेंगे। हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप बताइए, न सिर्फ ये इस्माइल यूसुफ कॉलेज का मामला, 34 एकड़ जमीन, शायद उससे बढ़ के 64, शायद इतनी बड़ी जमीन आज तक कांग्रेस एनसीपी वाले क्यों नहीं दी? इतना बड़ा दफ्तर बन गए, क्या बन गए उसके अंदर। और हैदराबाद में हम क्या करें? मेरे भाई, औकात की जायदादों का मुकदमा लड़ते लड़ते हम 80 एकड़ हासिल करें, 50 एकड़ हासिल करें, 34 एकड़ करें। हमारे हैदराबाद में भी एक वक्त की जायदाद थी जहां पे पुलिस का दफ्तर था। हाँ, पुलिस वाले थे, खाली नहीं कर रहे थे। मीटिंग हुई असेंबली में, बहुत गड़बड़ हुई। मैं फिर उसके बाद गड़बड़ करते हुए अपना इस्तीफा फेंक दिया। कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं कि कानून के मुहाफिजीन आज कानून की खिलाफ वर्जी करके पुलिस वाले औकात की जमीन पे है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या है? ले लो, ये इस्तीफा फेंक दिया। सब आए, समझाए, मुझे बोले अकबर साहब आप गुस्से में मत आइए, हम ये बिल्डिंग को खाली करते हैं। और फौरन 8 दिन के अंदर वो बिल्डिंग खाली है। और आज उस बिल्डिंग को हमने लीज आउट कर दिया। खरीद महाना 100,000 रुपया 30 बरस की लीज पर दिए, 50 करोड़ रुपया वोट तो आया। क्या ऐसा कामयाब नहीं हो सकता? मुसलमानों के मैयतों के तदफीन के लिए जगह नहीं है तो 50 एकड़ जमीन हैदराबाद में हमने फ्री ली है हुकूमत से। किसके लिए? जहां पे बगैर किसी पैसे के कफन और दफन का इंतजाम होगा मुस्लिम मैयतों के लिए। क्या आप ऐसा कामयाब नहीं चाहते? तो यह काम कैसे होगा? आपके इतिहास से होगा। आप बोलेंगे अकबर साहब आप इतना काम करा रहे। मेरे भाई, बाप को बाप नहीं बोलने वाले लोग हमको बाप बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं? किस वजह से बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां के अवाम का इत्तेहाद, अवाम की ताकत हमारे साथ है, इसलिए वो हमको बाप बोल रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ देंगे ना तो इंशाअल्लाह हमने जो काम हैदराबाद, आंध्रा, तेलंगाना में किया है वो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काम करेंगे। हम आज एक अज़्म इरादा लेकर आए हैं। आज हम खड़े रहकर बीजेपी संघ परिवार के खिलाफ कहते हैं तो एंटी नेशनल, देशद्रोह, मुल्क के गद्दार। कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ बोले तो सेक्युलर के तकसीम, बीजेपी के ईमा पे आए, बीजेपी से मिले हुए हैं। अरे हम किसी से मिले हुए नहीं हैं, हम किसी के लिए काम नहीं करते, हम काम करते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह के हबीब के उम्मतियों के लिए काम करते हैं। अरे हम कुछ करो या ना करो, हर मसले पे आवाज तो हम ही उठा रहे ना मेरे भाई। पूरा हिंदुस्तान सन्नाटे में था, खामोश था, लेकिन याकूब मेमन की फांसी पर उस वक्त उस मसले पर सबसे पहले आवाज क्या हमने नहीं उठाई? क्या ये हक नहीं है? अरे बताइए आप, कोई भी मसला होने दो, सबसे पहले चाहे वो मिस्टर मोदी होने दो या फिर चाय वाला होने दो, सबसे पहले तो हम ही भिड़ते हैं। कौन आते हैं बताइए? अरे आज मालेगांव के धमाके में गिरफ्तार किए मासूम बच्चों को, वो बेकसूर साबित हुए कोर्ट से। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया मालेगांव के धमाकों के लिए।
प्रज्ञा ठाकुर का क्या हुसूर? प्रज्ञा ठाकुर का हुसूर कि मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर, जिससे धमाका हुआ मालेगांव में। लेकिन एनआईए आज एनओसी देती है, हाईकोर्ट में कहती है कि प्रज्ञा ठाकुर को छोड़ दो, हमको कोई एतराज नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, इंसाफ का तराजू प्रज्ञा ठाकुर के तरफ क्यों झुका हुआ है? अरे रुबीना मैमन के नाम पर भी गाड़ी थी, तो उसको छूट क्यों नहीं दी गई? आज प्रज्ञा ठाकुर को क्यों छोड़ रहे? मेरा सवाल है। क्या सवाल गलत है? इंसाफ तो बराबर होना चाहिए। आज यही है, हम जब बोलते हैं तो इनको बुरा दिखता है। गोधरा के कातिलों को सजाए मौत दी गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, नरोड़ा पाडिया गुलबर्ग सोसाइटी के कातिलों को सजाए मौत क्यों नहीं दी गई? फांसी क्यों नहीं? है मेरा सवाल। आज इनको बुरा दिखता है कि अकबर ओवैसी ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, ये बोलता है। अरे भाई, मैं बोल रहा हूं तो याद रखो, मेरे जुमलों में ये सिर्फ मेरा गुस्सा नहीं, मेरे अल्फाज में ये सिर्फ मेरी शिकायत नहीं, मेरे अल्फाज में, मेरे खिताब में ये सिर्फ मेरा शिकवा नहीं, यहां ठहरे इन हजारों लाखों लोगों का शिकवा है, शिकायत है, गुस्सा है जो मेरी जबान से अदा होता है। आज हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो इनको बुरा दिखता है। आज ऐवान असेंबली में हमारे एमएलए को 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दिए, बोले कि ये नारा लगाओ। अरे हम कोई ऐसा नारा नहीं लगाएंगे जो हमारे ईमान से टकराता है। वारिस ने जो किया सही किया या नहीं किया? किसी में मजाल नहीं, मजलिस में मजाल है। ऐवान असेंबली में 100 क्या 200 भी खेल लिया और बोले बोल बोल, हम बोले नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते। आज ये लोग समझते हैं कि कमजोर है, इनको दबाते जाओ। अरे कमजोर नहीं है, हम किसी के दबने से दबने वालों में से नहीं है। हमारे पास हमारे मुल्क के दस्तूर ने हमको हक दिया है, उस हक को हम न सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, उसके जरिए अपनी जमहूरी व दस्तूरी लड़ाई लड़ेंगे। आज हम हक बयानी करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अकबर साहब ऐसा क्यों बोले, अकबर साहब वैसा क्यों बोले। असद साहब जो भी इंटरव्यू में जाते हैं, कुछ भी होता है, बीच में पूछते आपके भाई वैसा क्यों बोले, आपके भाई ये क्यों बोले। अरे भाई का सवाल भाई से पूछ लो, वहां क्यों? अरे 70 बरस तक तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, हम आज बोल रहे हैं तो तुमको बुरा दिखता है। अब वो वक्त गया जब दुनिया समझती थी कि मुसलमान गूंगा है, हमारे हलक में जबान नहीं, हमारे हलक में भी जबान है। अगर तुम बोलेंगे तो सुनने की भी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। अगर तुम छेड़ेंगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे वैसे नहीं है मिस्टर मोदी, 1 लाश आई तो 10 लाश भी जाएंगे। क्या हो रहा है? वह सरहद पे हमारे बहादुर सिपाही शहादत हासिल कर रहे हैं, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, दहशतगर्द अंदर आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर में, उनके घर की शादी में शिरकत कर रहे हैं। वो साड़ी भेज रहे तो ये भी साड़ी भेज रहे। सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हुआ, किसका विकास हुआ? किसी का भी नहीं। ये मुल्क का विनाश हो रहा है। विकास तो कहां? नौकरियां बोले क्या मिले? 15 लाख बोले क्या आए? स्विस बैंक से बाहर पैसा ला लेंगे बोले लाए? अरे लाना तो छोड़ो, हमारा पैसा हमारे मुल्क के अकाउंट में हम नहीं निकाल सकते।
गरीबों का फायदा, इनका फायदा, किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा हुआ? इस वास्ते बोलते हैं, मालूम आपको, इस वास्ते बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम आपको? मुझे मेरे बड़ों ने कहा था कि एक बादशाह था जो फकीर हो, गरीब हो, और एक फकीर था जो बादशाह बन गया। सुनो, तो जब गरीब बादशाह बन गया तो उस फकीर जो बादशाह बन गया उसके फैसलों में गुर्बत फकीरी नजर आती है, और वो बादशाह जो गरीब हो गया, फकीर हो गया, तो उसकी गरीबी में भी बादशाहत नजर आ रही है। उस वास्ते सोच समझ के बनाना। अब चाय वाले को बनाए तो क्या होगा? अब बोलेंगे अकबर साहब आप चाय वाला बोल रहे हैं। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, मिस्टर मोदी ने खुद कहा है। कड़क चाय नहीं बोले ना, चाय चाय चाय। अरे मोदी आप चाय वाले थे, आज वजीर आजम है, कम से कम वजीर आजम जैसे बात करो, वजीर आजम जैसे चलो, वजीर आजम जैसे दिखो। नहीं, फिर बोलते मैं तो फकीर हूं, छोला डाला चले जाऊंगा। अच्छा फकीर है, अच्छा फकीर है, 15 लाख का सूट पहन रहा है फकीर है, रोजाना कपड़े बदल रहा है फकीर है। वाह वाह वाह, क्या फकीर है। कब जा रहे हैं बोलो मिस्टर मोदी? जाते वक्त तुम्हारी चाय की केतली, चाय की पत्ती और दूध और वो चूल्हे का डब्बा मैं देता हूं, वो भी ले जाना भूलना नहीं। आज आप बताइए, कह रहे पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह साहब कौन सा रेनकोट पहने हुए थे? मिस्टर मोदी मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सा कोट पहने हुए थे? गुजरात के जलते हुए शोलों की गर्मी भी तुम्हारे पास आ नहीं सकी, तुमको जला नहीं सकी। कौन सा कोट था? तुम क्या पहने हुए थे कि गुजरात के कत्लेआम के खून के धब्बे तुम्हारे जिस्म पे नहीं गिरे? क्या पहने हुए थे? अरे आज मंगलस आई है तो किसी से डरने या घबराती नहीं है। हक है, हक बोलेगी बराबर। आज बड़ी भारत माता की बात करते हैं। भारत माँ का सिपाही सरहद पे खड़ा है, खाना तक बराबर नहीं है। देखे ना वो दिया, देखे ना, यही भारत माँ से मोहब्बत है। सिपाहियों को खाना तक नहीं। अरे मिस्टर मोदी, अगर भारत सरकार और तुम्हारी हुकूमत के पास अगर हमारे सिपाहियों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी जिंदगी देने की ताकत नहीं है तो बोल दो, हम मुसलमान एक वक्त के लिए अपने पेट को काट लेंगे और एक वक्त के चूल्हे की रोटी हमारे सिपाहियों को दे देंगे। दे देंगे ना, दे देंगे ना। हम भूखे लेकिन फिर भी देने को तैयार हैं। और ये बूढ़ी मां को कतार में खड़ा दिया डिमॉनिटाइजेशन। सियासी दुकान दुनिया को बताने, देखो मेरी बूढ़ी मां भी लाइन में ठहरी। अफसोस इसलिए कहता हूं, देख समझ के बनाना। फकीर बादशाह बन जाए तो ऐसी होती। अगर मैं होता और मेरी मां को पैसों की जरूरत होती तो मैं कहता, मां आप घर में रुकिए, मैं जाता हूं, कतार में खड़े रह जाता और मेरी मां के लिए पैसा लाके मेरी मां को दे देता। क्योंकि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। हिंदुत्व